निफ्टी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा साहब और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात है, लगातार 7वें दिन सीमित दायरे में निफ्टी घूमता हुआ नजर आ रहा है और अभी आप देखिए तो कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिला है, लेकिन मिड कैप में लगातार दूसरे दिन बिकवाली चल रही है। आज भी मिड कैप इंडेक्स कमजोर है, मार्केट ब्रेथ लगातार कमजोर बनी हुई है, हालांकि वॉल्यूम का सपोर्ट थोड़ा हल्का दिखता है। आज बाजार को मदद मिल रही है तेल कंपनियों, रिलायंस, ओएनजीसी जैसे शेयरों से, जो निफ्टी की मदद करते हुए नजर आए हैं। टेलीकॉम स्टॉक्स भी अगर आप देखें, भारतीय आइडिया काफी हद तक तेजी के मूड में है। तो एक और सेक्टर जो थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है इस ओवरऑल एक कमजोर मार्केट में। और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टिंगली जब बाजार नीचे आता है तो ट्रेडर्स अपनी मंदी की पोजीशन थोड़ी हल्की करते हैं, जैसे ही ऊपर जाता है तो वहां पर फिर से पुट खरीदते हुए नजर आते हैं। तो एक बहुत ही छोटी सी रेंज जो निफ्टी की है उसी को ट्रेड करने की कोशिश फिलहाल ट्रेडर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी दायरे में ट्रेड बाजार में देखा गया है तो सेंसेक्स निफ्टी के लेवल्स भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, आज का जो हाई था 8,817 का था और लो 8775 का, तो हम लो को एक बार फिर से ब्रीच नहीं कर रहे हैं और हाईज के ऊपर जाने की कोशिश तो है, लेकिन 8800 पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। ऊपरी लेवल पर लगातार बिकवाली का दबाव। सेंसेक्स एकदम सपाट है, 2 पॉइंट नीचे इस समय, यानी कि दिन के लो से यहां पर कुछ रिकवरी आई है। देखना होगा कि क्या यहां से अब थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होता है आखिरी 1 घंटे में। मिड कैप इंडेक्स लेकिन प्रेशर में है। कल आपको याद होगा इंट्राडे में 200 पॉइंट टूटा, आज फिर 72 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही बैंक निफ्टी 33 अंकों की गिरावट पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बड़े इंडाइसेस है वहां पर हल्की मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आगे नजर रहेगी हमारी। चलिए आपको बताते हैं आज शो में कहां नजर होगी हमारी। जेनेट येलन के बयान पर दुनिया भर के बाजारों की नजर है, एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही प्रभात डेयरी के नतीजों पर कंपनी के डिप्टी एमडी विवेक निर्मल भी जुड़ेंगे हमारे साथ। कंपनियों के लिए दिसंबर तिमाही कैसी रही, तीसरे क्वार्टर के रिपोर्ट पर एक्सपर्ट से बात होगी। इसके अलावा रोज की तरह अभी कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट, निफ्टी के कॉल, बीटीएसटी, इन सब पर होगी चर्चा। स्टॉक्स पर नजर रखते हैं जहां पर आज हमने देखा है सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली, क्योंकि इंडेक्स पर फ्लैट मूड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले रेडार पर लेकर आते हैं टेलीकॉम स्टॉक्स, जैसे प्रदीप भी मेंशन कर रहे थे, एक्शन इनमें देखने को मिल रहा है। आइडिया तेज है, आरकॉम में तेजी है, इनफैक्ट भारतीय एयरटेल पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि वो तेजी में है। भारतीय इंफ्राटेल में कुछ मुनाफा वसूली आज हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तेल कंपनियों में आज एक्शन है, तो आरआईएल, गेल, ओएनजीसी में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन एचपी, बीपी में हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली, नंबर्स के बाद डाउनग्रेड्स भी आए हैं। इंडेक्स में क्या चल रहा है, आयशा, भेल, ग्रासिम में खरीदारी हो रही है, लेकिन दबाव आया है आज ऑटो कंपनियों की ओर से, तो हीरो मोटोकॉर्प दबाव में देखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जी एंटरटेनमेंट और सीमेंट में अल्ट्राटेक में भी मुनाफा वसूली हावी है। नतीजों पर जो दिग्गज कंपनियां हैं, 2 बड़ी कंपनियां, अदानी पोर्ट के नंबर्स आए, एकदम सपाट हो चुका है काउंटर, अब 1.5% ऊपर था और वेदांता के नंबर्स के बाद अब 2.5% तक की गिरावट स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप में खबरों का एक्शन कहां पर है, जीवीके और जैकॉब, वो लैंड बैंक प्ले क्लियरली जैकॉब है, लेकिन जीवीके को जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का टेंडर हाथ लगा है उस पर तेजी बनती हुई अपर सर्किट पर, और तमिलनाडु की डेवलपमेंट्स पर सन टीवी में हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप में दबाव है, 70 पॉइंट नीचे था। हिंद मोटर्स कल काफी एक्टिव था उस पर्टिकुलर ब्रांड एम्बेसडर के सेल पर, लेकिन स्टॉक आज 6% नीचे। प्रभात डेयरी दबाव में है, नंबर्स के बाद 5% नीचे, और मैनेजमेंट से डिटेल में भी बात करेंगे कार्यक्रम में आगे। मन इंडस्ट्रीज खराब प्रदर्शन, पटेल इंटीग्रेटेड, सुजलॉन दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड। और ये चार्ट्स पे नजर डालते हैं। निफ्टी आज भी सीमित दायरे में है और 7वां दिन हो गया है जब निफ्टी बहुत ही छोटी सी रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है और इसकी चाल जरा भी बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आज भी अगर आप देखिए, कल हमने आपको बताया था कि नीचे के स्तरों से जो एक ट्रेंड लाइन काफी लंबे वक्त से चली आ रही थी उसको तोड़ा था हमने चार्ट पे निफ्टी में, और आज अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर के यहां पर आज हमने रेजिस्टेंस लिया है और इसके बाद फिर उसके ऊपर निकल नहीं पाए हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस हमने लिया करीब 8220 के आसपास, ये एक बहुत ही अहम रुकावट है। 8820 के ऊपर निकलकर जब तक निफ्टी ट्रेड नहीं होता तो मुश्किल लगता है कि यहां पर आपको और बेहतर तेजी नजर आए, लेकिन वहीं नीचे की तरफ अगर आप देखें तो चूंकि एक जोन बनी हुई है और आप इसी रेंज में बाजार को लगातार चलते हुए देख रहे हैं, करीबन 8760 के आसपास वो लेवल हमें दिखाई देता है आज के लिए। इसके नीचे एक ब्रेकडाउन जब तक नहीं होता, ऐसा लगता नहीं कि यहां पर आपको बड़ी गिरावट भी नजर आएगी।
तो एक रेंज को प्ले करिए। फिलहाल निफ्टी के चार्ट्स में दरअसल कुछ खास इंटरेस्टिंग मूव नजर नहीं आ रहे हैं, यही कहना चाहिए ब्रॉड मार्केट में। लेकिन देखिए आज मार्केट ब्रेथ कमजोर है, पर हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर ज्यादातर वक्त पॉजिटिव दिखाई दिया है। यानी ऐसा लगता है कि मिड कैप में जो बिकवाली हो रही है उसके पीछे वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, या वायदा कारोबार में उस तेजी के साथ शायद मंदी की पोजीशन बिल्ड नहीं हो रही है जो इस तरह के मार्केट ब्रेथ के साथ आमतौर पर चलती हैं। तो ये जो करेक्शन है फिलहाल इसमें इतनी ताकत नजर नहीं आती। बाजार को संभलने का मौका काफी हद तक दिख रहा है इस लिहाज से आज तक। तो उम्मीद है कि यहां से बाजार संभले और ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि नजरें ऊपर है लेकिन वो एक्शन नहीं आ रहा है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस लिहाज से? हमारे साथ गौरव बिस्सा बने हुए हैं। और गौरव, आज के जो एक्टिव काउंटर्स है स्पेशली फ्यूचर्स में, उस पर अगर देखें तो सुबह से मेटल्स में कुछ बिकवाली शुरू हुई। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक 4% नीचे, वेदांता में हम देख रहे हैं कमजोरी बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या सलाह होगी इन दोनों स्टॉक्स पर? हिंदुस्तान जिंक स्पेशली, हमने सुबह के ट्रेड में भी, ओपनिंग ट्रेड में ही कहा था कि बिकवाली आ रही है और अब वो 4% टूटा है और हैवी ओपन इंटरेस्ट के साथ। ये मैं सही कहा, काफी इसमें अग्रेसिव सेलिंग हो रही है और पिछले 2-3 दिनों से इसमें प्रेशर बन रहा है। तो मैं कहूंगा इसमें आप सेल कर सकते हैं। 305 का स्टॉप लॉस होगा। नीचे में ये स्टॉक एक बार 280-290 के लेवल्स दिखा सकता है। 280-290 काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। अगर ये होल्ड हो गए तो बाउंस बैक हो सकता है। रिव्यू 290 भी किया जाना चाहिए, यहाँ पे एक बार आप सेल कर सकते हैं। ओके, बिकवाली करें इस स्टॉक में, ये फिलहाल सलाह है। साथ ही आप देखिए ओपन इंटरेस्ट कहां पर बढ़ा है। हीरो मोटोकॉर्प 10% लगभग ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, या फिर 8.47% टू बी प्रिसाइज, और स्टॉक 2% नीचे है। इधर क्या हो रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा था शायद कुछ प्रेशर था इधर। इसमें मैं अग्रेसिव इसमें शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा मैं। अगर आप देखेंगे 3150, 3160 काफी महत्वपूर्ण लेवल है। अगर 3160 सस्टेन हो जाता है तो इसमें काउंटर कॉल आ जाएगा और आपको 60-70 रुपीज एक इजीली बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो एक दिन का वेट कीजिए। अगर ये 3150 के नीचे ट्रेड करता है तभी सेल कीजिए। यहाँ पे एक बार उसको अवॉइड कीजिए, मैं यही सलाह दूंगा। स्टॉक्स जहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक तो सन टीवी है, 7% का ओपन इंटरेस्ट, लगभग 3% ऊपर शेयर, और दूसरा L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स। L&T फाइनेंस देखिए एक ब्रेकआउट आया, टेक्निकल ब्रेकआउट भी है, तो बोलिए ऐसे कुछ ज्यादा इसमें मुश्किल राय नहीं होगी देना कि यहाँ पे आप एक बार बाय कर सकते हैं। 110 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 116, 117 लेवल से एक बार दिखा सकता है ये। और ये बात सन टीवी की, सन टीवी अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे है। 740 एक बार होल्ड कर गया तब आप उसको बाय कीजिए। फिर आपके जो लेवल्स होंगे वो 765, 770 होगा। स्टॉप लॉस आपका 728 होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। टेलीकॉम की हमने चर्चा की, जिसमें आज हमारी नजर पे ऑफ कोर्स आइडिया है, भारती एयरटेल है, आरकॉम है। आइडिया भारती में क्या स्ट्रैटेजी इस समय? आप क्या खरीदने के पक्ष में है? क्योंकि दोनों में मेरे ख्याल में ओपन इंटरेस्ट हल्का सा बढ़ा है। आइडिया में तो करीब 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। आइडिया तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा। थोड़े ऊपरी लेवल्स पे होंगे। आप देखेंगे तो जो शॉर्ट्स बने थे पिछली बार जब 106 की तरफ से गया था तो 110, 112 के रेंज में थे। तो 112 के ऊपर आप बाय कीजिए, 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 118 के ऊपर आपको ये 3-4 दिनों में देखने मिल सकता है, तो आपको सेफ हो जाएगा। भारती 365, 370 काफी क्रूशियल लेवल है। ये अगर पार हो जाता है तब आप इसमें और 3-4% की अपसाइड उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं अग्रेसिवली भारती सजेस्ट नहीं करूंगा। रादर गो फॉर आइडिया अबव 112। अच्छा, बैटरी काउंटर्स में दबाव है। एक्साइड अब हल्की मुनाफा वसूली के घेरे में, अमर राजा में 1% तक की गिरावट, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 7 से 8% का है। कल तो दोपहर में बाजार बंद होते होते एक्साइड में एक बाय सिग्नल आया था और आज दोपहर बाद पूरा मूड बदल गया है। तो क्या जो लॉन्ग्स आए थे वो हल्के हुए हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसमें शॉर्ट्स बनने की संभावना काफी ज्यादा दिख रही है और पिछली बार भी एक बाउंस बैक आपको यही लेवल से देखने मिला था 860 के करीब। तो अगर ये लेवल टूटता है तो आपको एक और प्रेशर देखने मिल सकता है और ये स्टॉक लुढ़क के फिर से एक बार 830, 835 तक के लेवल के लिए जा सकता है। तो बिलो 860 इसको आप सेल कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया गौरव हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। ये फिलहाल काउंटर्स पर इस समय का एक्शनेबल ट्रेड, वायदे बाजार के एक्टिव काउंटर्स थे वो। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आखिरी 1 घंटे के ट्रेड पर नजरें बनी रहेंगी। आपको बताएंगे यहां से आगे की क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स पर भी नजरें। प्रभात डेयरी के मैनेजमेंट से हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर दबाव देखने को मिला है। 1 टाइम गेन मेरे ख्याल में था और उसी से बाजार थोड़ा सा
एक नेगेटिव रिएक्शन दिखा रहा है, एक्सेप्शनल गेन था। तो डिटेल में चर्चा होगी विवेक निर्मल से, जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रभात डेयरी के, ब्रेक के बाद। आप देखें आखिरी सौदा, बाजार की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं। 8,795 के आसपास निफ्टी 10 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स में कल की तरह मुनाफा वसूली हावी है, लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं टूटे हैं जितना कल कमजोर हुए थे। हमारे साथ हमारे जानकार रजत बोस टेक्निकल्स पर और फंडामेंटल नजरिया लेंगे प्रकाश दीवान से। आप दोनों का ही स्वागत है। प्रकाश, ये जो मिड कैप्स में मुनाफा वसूली शुरू हुई है, इसको कितनी गंभीरता से देखना चाहिए? ये हल्की सी मुनाफा वसूली है या फिर नंबर्स पर अब रिएक्शन धीरे धीरे करके आ रहा है? दोनों ही चीज हो रही है अर्चिता। देखिए, आज हम कहाँ हैं? आज जैसे हम सेकंड हाफ ऑफ फरवरी के नजदीक पहुंच रहे हैं, और टेक्निकली आज एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू हो गए हम फरवरी के। तो फरवरी में नेचुरली जो रिजल्ट्स का जो मामला है अर्निंग्स का, वो देखा हमने कि पहले पड़ाव में तो बहुत अच्छे नंबर्स आते ही हैं, बड़ी कंपनियों के आते हैं, अच्छी कंपनियों के आते हैं। अब जो कंपनीज आ रही है उसमें मिला जुला रुझान से थोड़ा सा हटके थोड़ा वीकनेस वाला भी रुझान दिख रहा है। तो माई सेंसेस की वो एक ट्रिगर है। दूसरा, जो इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे, पॉलिटिक्स विल स्टार्ट टेकिंग सेंटर स्टेज, क्योंकि आपका आरबीआई पॉलिसी चली गई, बजट निकल गया। तो जो अब बड़ा जो ट्रिगर है मार्केट के लिए, वो आउटकम ऑफ द इलेक्शंस है। तो कहीं ना कहीं उसको गंभीरता से मार्केट समझने की कोशिश करेगा। और डीआई की आप देखें तो बाइंग कम हो गई है। हमने देखा कुछ जनवरी के महीने में जो डीआई ने इतने जोश से जो बाइंग की थी, उसके जगह अब थोड़ी बहुत एफआई की बाइंग आ रही है, लेकिन डीआई की बाइंग थोड़ी सी घटती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली आएगी। 8,000 के आसपास जिन्होंने लिया है वो 8,800 पे तो डेफिनेटली थोड़ा रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, मोमेंटम कई स्टॉक्स में अभी भी जारी है। हो सकता है हम एक बार 9,000 पहले टेस्ट करें, उसके बाद वहां से नीचे जो अगर आने की कहीं मार्केट में गुंजाइश है तो 8650, 8700 की जोन तक ही है। बट एक बार हो सकता है 9,000 का भी आंकड़ा हमें दिख जाए। चलिए, एक बार फिर आज आईडीबीआई बैंक में जोश आता हुआ। खबरें आ रही हैं कि पीएसयू बैंक में विनिवेश जल्द ही शुरू होगा। ये एक वायर एजेंसी के हवाले से एक खबर है, और इस खबर के बाद अगर आप देखें इस स्टॉक में तो 4% के आसपास की तेजी देखी जा रही है। पीएसयू बैंक में जल्दी ही विनिवेश शुरू होने की बात है, लेकिन किस तरह का विनिवेश, कितना हिस्सा सरकार बेचेगी? आईडीबीआई बैंक को तो प्राइवेट मैनेजमेंट पूरी तरह से लाने की बातें चल रही थी, खुद वित्त मंत्री ने कहा था, लेकिन इस चर्चा को प्रकाश कितना साल, 1.5 साल हो गया जी। ये इस उम्मीद में ही काफी हद तक इसमें चाल आ गई है। और जहां तक ये समझ आई कि जो मैनेजमेंट में चेंजेस आए, उसके बाद इन्होंने एक सारा ओरिएंटेशन अपना एग्रेसिव जो किया, मार्केट को जो अच्छा लगा, वो भी पूरी तरह से असर अच्छा हो गया। तो अब रेशोज क्या आते हैं, किस वैल्यू पे ये सब होगा, उससे अगला वो डिसाइड होगा मूव। बट आई थिंक मोरलेस इसमें देखें तो जो अच्छाई थी, जो इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन की, वो रिफ्लेक्टेड है प्राइस में। और अब कंपनी को, बैंक को ये मौका लेना पड़ेगा अपने हाथ में कि भाई परफॉर्मेंस डिलीवर कैसे करते। क्योंकि हमने देखा है कई बैंक, जैसे आईडीएफसी बैंक आई, जब आई तो बहुत उम्मीदें आई, प्राइवेट सेक्टर में एक नई बड़ी बैंक आ रही है, लेकिन अब उनकी जब रिजल्ट हम देखते हैं तो देखते हैं कि इतना कोई ईजी नहीं है इस काम को आगे बढ़ाना बहुत प्रॉफिटेबली। तो उस टाइप की चीजें वापस इसमें सेंटर स्टेज आएंगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे एक पॉज सा मार्केट लेगा एज द न्यूज स्टार्ट्स फ्लोइंग इन। ओके, आईडीबीआई बैंक फिलहाल 4% ऊपर 8490 के लेवल यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। रजत, क्या आप इसके चार्ट्स पे कोई संकेत देख रहे हैं? देखिए, चार्ट्स पे इसको 88, 89 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर पाए तब हम एक्चुअली मानेंगे कि इसमें अच्छी मूवमेंट फिर से होगा। अभी जो मूवमेंट चल रहा है, इसको देखते हुए लगता है कि आज के दिन अच्छा है, लेकिन आगे जाके सस्टेन कर पाएगा कि नहीं वो ही देखना पड़ेगा। एज सच कोई खास एक दिन का मूवमेंट में कुछ नजर नहीं आता है। ओके, तो एक दिन के मूव में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। ये फिलहाल रहा है आईडीबीआई बैंक पर, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक आया है इसमें, 3.5% का उछाल उस डेवलपमेंट पर। इस बीच प्रभात डेयरी, उस स्टॉक पर फोकस करते देखिए सुबह से ही कमजोर है, 5% तक की गिरावट इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। और तिमाही नतीजे आए जहां पर मुनाफा 33 करोड़ के आसपास या फिर 34 करोड़ पर आया। आय में हमने देखा है 408 करोड़ का फिगर देखने को मिला यहाँ पर, लेकिन एक एक्सेप्शनल गेन था 25 करोड़ का। हमारी रिसर्च टीम कह रही है कि एस्टिमेट पर एक मिस है। इसी पर और डिटेल में बात कर लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट लाइन पर हैं
विवेक निर्मल, विवेक आफ्टरनून, क्या डिमोनेटाइजेशन का कुछ असर देखा गया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? डेयरी इंडस्ट्री में सच डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हमको कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट पे नहीं दिखाई दिया गया है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम लाइक 8 से 10 दिन स्लो था बिकॉज कैश अवेलेबल नहीं था सिस्टम पे। बट डेयरी प्रोडक्ट जो है वो डेली कंजम्पशन आइटम्स है, जैसे मिल्क, घी, दही, लस्सी एंड ऑल। तो कंज्यूमर सेगमेंट पे हमको डिमोनेटाइजेशन का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया है लास्ट क्वार्टर में। ओके, आपकी फाइनेंस कॉस्ट दरअसल बढ़ती हुई नजर आ रही है, कितने लोन है और क्या बढ़ोतरी की वजह है? हमारा वर्किंग कैपिटल जो है, जैसे हमारा ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इस क्वार्टर का जो है वी हैव पोस्टेड अराउंड 408 करोड़ ऑफ रेवेन्यू एज कम्पेयर टू 303 करोड़ लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर। सो इट्स अराउंड मोर देन। वो बढ़ता हुआ नजर आया है, इसके पीछे क्या वजह है? आपकी इंटरेस्ट पे खर्च देखिए 5.9 करोड़ था, वो करीब 7.9 यानी 6 का 8 करोड़ हो गया। करेक्ट। तो हमारा जो रेवेन्यू बढ़ा है उसके कारण हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बैंक सीसी लिमिट्स दोज आर हायर एंड इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट हायर है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा है आपका? हमारा वॉल्यूम भी जो है लास्ट ईयर इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू मिक्स, बट वॉल्यूम में हमारा मेनली घी का जो कंज्यूमर बिजनेस में वॉल्यूम है वो बढ़ा है बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन, दीपावली एंड ऑल। और उसी के साथ साथ हमारा जो कॉर्पोरेट क्लाइंटेल है जिसका काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, उसमें भी इंग्रेडिएंट्स के लिए हमारी डिमांड फेस्टिवल सीजन के चलते बढ़ी है लास्ट क्वार्टर में। तो आप हिसाब बता पाएंगे कि वॉल्यूम ओवरऑल कितना बढ़ गया? वॉल्यूम नहीं, हमारा जो है इट्स क्वार्टरली डिफरेंट है, सो वी डोंट ट्रैक वॉल्यूम बिकॉज हम लगभग 22 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वॉल्यूम ट्रैक नहीं करते हैं। हावेवर हमारा जो 30 प्लांट कमीशन हुआ है लास्ट ईयर, उसमें भी हम सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमको आया है चीज और प्रोसेस चीज की डिमांड में। ओके, शुक्रिया आपका विवेक। थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है, आवाज हम साफ तौर पे नहीं सुन पाए, लेकिन जो बात उन्होंने बताई कि वॉल्यूम के मुकाबले वैल्यू ग्रोथ यहाँ पर जरूर आई है और फिलहाल अगर आप देखें तो नतीजों में एक्सेप्शनल गेन के चलते ही आपको दरअसल पूरा मुनाफा आता हुआ नजर आया है, इसलिए बाजार इससे थोड़ा नाखुश। प्रकाश, क्या इस स्टॉक पे नजर है आपकी, प्रभात डेयरी? जी, इस कंपनी में हमने देखा है पृथ्वी जब से इशू हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगलिंग वो फेज रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग डिलीवरी। तो मुझे लगता है कि इसमें विकल्प अगर आप देखें, अगर कोई इस स्पेस में पढ़ना चाहे, और डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग स्पेस जरूर लग रही है। और एक इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर जो सरकार की तरफ से जो आएगा वो एफडीआई का, जो इन्होंने कुछ समय पहले ऐलान किया था, उसके अभी तक पूरी तरह से गाइडलाइंस का खुलासा नहीं आया। वो जब होगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ जेवीज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ब्रांड बिल्डिंग के तौर से दिखना शुरू होंगे। उस लिहाज से अगर आप देखें, क्वालिटी ने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कुछ समय पहले एक बहुत बड़े फिल्म स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसके एड कैंपेन अब शुरू हो चुका है, उनका चैनल्स में डिलीवरी आने लगी है। तो आई वुड प्रेफर समथिंग लाइक क्वालिटी और हेरिटेज। अगर मुझे इस स्पेस में कोई एक्सपोजर लेना है तो प्रभात को मैं थोड़े समय और वॉच करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स प्रोफाइल, और उसके बाद निवेश की सलाह दूंगा। ओके, फिलहाल सलाह प्रभात डेयरी पर वॉच पर है, लेकिन इस समय खरीदारी की राय नहीं बन रही है। 8,805 पर निफ्टी आता हुआ हल्का सा पॉजिटिव टिक, अब 17 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है इस समय। हमारे साथ दीपन मेहता भी जुड़ गए हैं जो मेंबर हैं बीएसई और एनएसई के। दीपन, बजट के बाद से ही एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ऑफ कोर्स तो बड़ा ट्रिगर जो रिजल्ट था वो हमारे सामने है। ये अर्निंग्स की स्थिति देखकर आपको क्या लग रहा है, कुछ ड्राइव आएगा? क्योंकि बहुत ही मिक्स्ड क्वार्टर रहा है, 3-4 क्षेत्र है जहां पर अच्छा प्रदर्शन, वरना कुछ प्रेशर अभी भी बरकरार है। नहीं, आई थिंक मिक्स क्वार्टर नहीं है। अगर आप ये मध्य में रखेंगे कि पूरा डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट इस क्वार्टर में आया है, तो अगर इफ यू कीप दैट इन माइंड तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है और कई क्षेत्रों में हमने अच्छी ग्रोथ देखी है। एंड सेक्टर्स ऑल्सो विच हैड बीन अंडर परफॉर्मिंग, जैसे कि मेटल्स थे या शुगर थे, आई थिंक दे ऑल्सो अकाउंट वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। सो कई कमोडिटी स्टॉक्स के अच्छे नंबर आए, अच्छे आंकड़े आए हैं, बैंक्स के अच्छे आंकड़े आए हैं, कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज एफएमसीजी में भी अच्छे आंकड़े आए हैं। तो आई थिंक ऑन द होल हम काफ़ी प्लीज्ड है इस क्वार्टर के नंबर्स से, और मार्केट इतना बढ़ चुका है। आई थिंक टेक्निकली ऑल्सो आई थिंक थोड़ा एक लेवल पर स्टेबलाइज या कंसोलिडेशन हो रहा है, और इस लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हम देख रहे हैं। तो यू कुड सी माइनर करेक्शंस ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स और सो, बट जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो अभी भी काफ़ी अच्छी है। और शायद यूपी इलेक्शंस के आसपास जब भी नतीजे आएंगे
इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स में लाइक टू लाइटन अप देयर पोजीशंस, पर जो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है उसका जो ट्रेंड है वो बरकरार है। एंड फ्रॉम अ इन्वेस्टर व्यू पॉइंट आई थिंक दीज आर ग्रेट टाइम्स टू बाय एट एवरी डिक्लाइन। दीपन, अगर आप देखें तो इस समय मार्केट जिस तरह से चल रहा है, करेक्शन ऐसा होता है कि चर्न हो जाती है, किसी सेक्टर में करेक्शन हो गया, पूरा हो गया, फिर आगे बढ़ गया बाजार। तो निफ्टी देखने से अंदाजा नहीं लग रहा है, लेकिन क्लियर विनर्स हैं जिनको बड़े निवेशकों ने और मार्केट ने आइडेंटिफाई कर लिया है और वहां पर आप एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो विनर को पकड़ना जरूरी है। इस नतीजे को देखते हुए आपने क्या कुछ ऐसे विनर्स ढूंढे हैं? नहीं, ऐसे कुछ खास नए तो विनर्स नहीं आए हैं, बट ऑन द होल जो पहले हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे स्पेशली इन बैंक्स एनबीएफसीज, इनमें अच्छे नतीजे आए हैं एंड वी आर पॉजिटिव ऑन दोज सेक्टर्स। इसके अलावा सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सिलेक्ट एफएमसीजी कंपनीज है, आई थिंक दे आल्सो कम आउट गुड सेट ऑफ नंबर्स। तो ये एक बॉटम अप मार्केट है और ऐसे कई कंपनियां हैं विच आर डूइंग वेरी वेल एंड इन्वेस्टर शुड लुक एट गेटिंग इनटू दी स्टॉक्स। और सेंसेक्स निफ्टी शायद रेंज में हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स हैड टच्ड अ न्यू हाई। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जरूर वहां पर हमने नेगेटिव ट्रेंड देखी है, बट ऑन द होल द मिड कैप इंडेक्स हैज रीच्ड अ न्यू हाई। इसका मतलब ये है कि काफ़ी जो पोर्टफोलियोज है म्यूचुअल फंड्स के या फिर इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज जो मिड कैप में ज़्यादातर फोकस है, दोज पोर्टफोलियोज ऑल्सो आर एट ऑल टाइम हाई। सो दैट्स वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट सेंटिमेंट। और आज इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी हमने देखा कल, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर थी एज फार एज आरबीआई पॉलिसी इज कंसर्न, और अगर आरबीआई वहां पर थोड़ी रिव्यू कर देती है अपनी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है तो दैट कुड बी एन एडिशनल ट्रिगर फॉर द मार्केट। दूसरी बात यह है कि जो लिक्विडिटी पोजीशन वो काफ़ी स्ट्रांग है। आई थिंक वी शुड पॉज टू डिस्कस, क्योंकि जिस हिसाब से पैसे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड से which are basically through SIPs or systematic other investments which are being made directly indirectly by the Indian citizens, by domestic investors, ये काफ़ी बड़ा फोर्स है और ये पहले नहीं था। कुछ 2-3 साल पहले अगर आप देखेंगे तो this kind of liquidity flows were not there, and so these are all the things which are supporting the market at this point of time, which is why we have a slightly optimistic view on the trends going forward. ओके इस नतीजे पर एक और नजरिए से सभी लोग देख रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन का जो डर बाजार को लगा था, हमने 10% का करेक्शन देखा मार्केट में, क्या वो सही साबित हुआ या लोग थोड़ा जरूरत से ज्यादा डर गए थे? नतीजे देखकर आपको चिंता नहीं होती? दीपन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? या आपका आई थॉट यू वर आस्किंग सम अदर गेस्ट। नहीं, बिल्कुल आपकी बात, आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है कि ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से एक डर बैठ गया था, एक पीपल वर वेरी कंसर्न्ड, एक अनसर्टेनिटी आ गई थी मार्केट्स में। लेकिन जैसे जैसे नतीजे आने लगे आई थिंक दिस अनसर्टेनिटी हैज इवेपोरेटेड, और अगर आप देखेंगे तो सभी मैनेजमेंट्स ने यही आके कहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम था उनको नवंबर दिसंबर में, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। शायद नॉर्मल सी जनवरी फरवरी, लेकिन मार्च अप्रैल तक तो जरूर से नॉर्मल सी आ जाएगी। एंड फ्रॉम द मार्च टू जून क्वार्टर वी मे बी एबल टू सी इवन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन वॉल्यूम्स। सो आई थिंक दिस डीमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट था पॉजिटिव नेगेटिव, आई थिंक ऑल हैज गॉट डिस्काउंटेड। और हमारे हिसाब से अगर आप देखेंगे मार्केट के हिसाब से, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो होल डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस हैज बीन लाइक अ नॉन इवेंट। आई मीन किसी को फायदा नहीं हुआ, किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। Maybe if government comes up with very high tax collections because of demonetization, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है, but from corporate profits point of view, from stock market point of view, demonetization का कोई असर नहीं हुआ है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ओके, लेकिन प्रकाश अगर आप देखें तो एफएमसीजी और रियल एस्टेट जी, ये 2 बड़े लूजर्स इस पूरे रिजल्ट सीजन में नजर आ रहे हैं। नहीं, तो इन पे सबसे असर मायने रखती है, होना जायज भी है, क्योंकि जहां कैश का यूज था वहां पे छोटी लो प्राइस पॉइंट वाली आइटम पे था, और जहां बहुत ज्यादा हाई प्राइस पॉइंट्स है जो रियल एस्टेट में है कि कैश का चलन इतना ज्यादा है, तो दोनों में वो स्वाभाविक है कि असर तो पड़ेगा। बट जो एफएमसीजी के नंबर्स आए हैं अगर आप उसमें देखें तो मुझे लगता नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट अगर है भी तो वो पूरी तरह से फैक्टर इन हुआ है।
उसका रीजन है कि आज आपने इन्वेंट्री डीलरशिप में दी हुई है, बांटी हुई है, और उसको आपने बुक किया है कोई भी कारण से, वेदर कंपनी पॉलिसी है या उसको एक्साइटमेंट में कि भाई हम इतना खराब नहीं दिखाना चाहते। अब जैसे कंसाई नेरोलैक के नंबर्स देखिए, उन्होंने अपना लैंड बैंक बेच के भी प्लांट खड़ा किया, उसमें से भी प्रोडक्शन आ गया। तो ये सब चीजें जो होने लगती है जब, तो नेचुरली जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो अलग ही है, तो वहां एफएमसीजी पे असर पड़ेगी, और असर शायद हो सकता है थोड़ी सी डिलेड हो, तो जैन फेब मार्च वाले क्वार्टर के नंबर्स जब आएंगे तब इसका आंकलन करना पड़ेगा। बट फिलहाल डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो इम्पैक्ट आया, मैं ये कहना चाहूंगा कि उसका रिजल्ट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। इम्पैक्ट बिजनेस पे है कि नहीं वो अभी भी नहीं पता है, बट एटलीस्ट रिजल्ट्स पे नहीं आया है इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो आई वुड स्लाइटली वॉल्यूम ग्रोथ पे तो असर आया है, तो वही मैं कह रहा हूँ, वॉल्यूम ग्रोथ पे आया है, आपके रेवेन्यू पे नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू कहीं और से बुक हुई है। अब आप बाटा का ही बिजनेस देखिए, तो बाटा का नंबर्स बहुत ठीक ठाक आए, कोई ये मायूसी वहां पे नहीं थी। लेकिन उम्मीद जब ऐसी होने लगती है कि कुछ सबको डिमोनेटाइजेशन में असर खराब हो गया होगा, तो तब नंबर थोड़े बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो हुआ ये है कि एक्सपेक्टेशंस जब सीजन शुरू हुआ, अर्निंग सीजन, तो बहुत ये थी कि पिटाई होगी, नंबर खराब आएंगे, नंबर ठीक ठाक आए, तो एक उसका एक कैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन हो रहा है। बट आई वुड स्टिल बी कॉशियस कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट, जितनी रिसर्च आ रही है ग्राउंड पे से, एपीएमसी में से, और जो बाकी के इस टाइप के रूरल मार्केट्स हैं, वहां पे अभी भी ये नहीं बोलूंगा मैं कि पूरी तरह से असर निगेट हो गया है या न्यूट्रलाइज हो गया है। वो असर है, और वो हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले, तो हमको अगले मार्च क्वार्टर के नंबर्स की सीरीज में दिखेगा। ओके, लेकिन एक सेक्टर देखिए दीपन, टेलीकॉम नतीजों के लिहाज से काफी कमजोर था, लेकिन सबसे शानदार परफॉर्म करने वाला सेक्टर बन चुका है पिछले कुछ हफ्तों में इस रिजल्ट सीजन के दौरान। आप क्या कहते हैं? जी हाँ, आई थिंक जिस हिसाब से न्यूज आए थे आइडिया और वोडाफोन के कंसोलिडेशन के, पूरे टेलीकॉम सेक्टर में एक जैसे आग लग गई है। पर आई थिंक इस सेक्टर में इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, और कंसोलिडेशन एक अच्छी बात है सेक्टर के लिए, बट इसकी वजह से कंपटीशन कम नहीं होगी, और जो डिसरप्शन चल रहा है सेक्टर में रिलायंस जियो की वजह से, आई थिंक उसका सीधा सीधा असर हम देखेंगे, और भी देखेंगे, एक और क्वार्टर तक भी देखने को मिलेगा एज फार एज टेलीकॉम प्रॉफिट्स पर है। और इस कंसोलिडेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम हो जाएगी। आई थिंक 3 players ऑल्सो विल कंटिन्यू टू कम्पीट बिटवीन देमसेल्व्स, और ये सेक्टर में है ना, ब्रांड जैसी कोई बात नहीं है। सो इट इज जस्ट मार्केटिंग बेस्ड ऑन प्राइस पॉइंट, and companies will keep on reducing their their prices and the revenue and the billing to the customer just to get more and more customers going. So ऐसी इंडस्ट्री में आई थिंक इन्वेस्टर को ज़्यादातर फायदा नहीं होगा, दे विल नॉट बी एबल टू गेट गुड रिटर्न्स। सो वाइल आई थिंक टेलीकॉम क्षेत्र के स्टॉक्स बढ़े हैं बिकॉज ऑफ न्यूज ऑफ कंसोलिडेशन, in my opinion this is a good opportunity for investors to exit out of the telecom space, क्योंकि कंसोलिडेशन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में अच्छी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगी। दे विल स्टिल बी डिप्रेस्ड एंड कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड बिकॉज ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज एंड डिसरप्टिव मूव्स व्हिच आर बीइंग मेड इन द सेक्टर। शुक्रिया दीपन हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर और ऑफ कोर्स इस रिजल्ट सीजन पर। वक्त हो रहा है एक छोटे से बीएसई के नतीजे देख लेते हैं एक बार हर्षदा। पहली बार लिस्टिंग के बाद ये नतीजे आए हैं। 55 करोड़ के मुकाबले 53 करोड़ का मुनाफा और आमदनी 161 करोड़ से बढ़कर 175 करोड़ रुपए। नतीजे के बाद तेज स्पाइक, लेकिन अटका है ऊपर के लेवल पे और कुछ 5-6 रुपए करेक्ट हो गया है। बीएसई के पहले नतीजे हैं तो इन पर विस्तार से बात करेंगे प्रकाश, लेकिन पहले एक ब्रेक। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और 3 बजे हर रोज की तरह वक्त है अब निफ्टी पर कॉल लेने का। 8,808 एक बार फिर 8,800 के ऊपर आ चुका है निफ्टी। तो क्या तेजी की कॉल आएंगी? माइनस या सवाल तो कम से कम तेजी की बात कर रहे हैं। 8,920 के टारगेट, 8,740 पर स्टॉप लॉस। 1 से 2 दिनों के लिए है माइनस की ये कॉल। वहीं मुदित गोयल की भी राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई और ये कह रहे हैं निफ्टी में तेजी ही करें। 8860 का टारगेट, स्टॉप लॉस 8780 का और 1 से 2 दिनों की राय है। रजत बोस हमारे साथ है। रजत, निफ्टी पर क्या सलाह होगी आपकी? तो कॉन्ट्रेरियन कॉल होना चाहिए
तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि इस लेवल पे आप बिकवाली करके जाइए। 8,830 के ऊपर में स्पॉट लेवल का बात कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर में स्टॉप लगाइए और 8,750 की उम्मीद कीजिए। मेरा ये कॉल देने की वजह यह है कि कल जब बाजार बंद हुआ था उसके बाद में 8600, 8700 और 8500 तीनों पुट का एंड ऑफ डे चार्ट देख लीजिए। वो पुट ऑप्शंस में जैसा वाइड रेंजिंग डे विद अ डोजी काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन एट द बॉटम आफ्टर अ प्रोट्रैक्टेड डाउन ट्रेंड, वो एक रिवर्सल की सिग्नल देता है। ऊपर में ये जो हो रहा है इसके बाद में थोड़ा झटका लगा के एक बार 8700 के पहुंचने के बाद में एक अच्छी रैली दोबारा उम्मीद करनी चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ से उसके पास जाए बगैर ऊपर चलेगा, थोड़ा कम उम्मीद है। चलिए, तो एक बार मंदी होगी इसलिए सेल कीजिए। 8830 ये स्टॉप लॉस लगाइए, और ये स्टॉप लॉस मैं पिछले 7 दिनों से लगाता हूँ रोज सुबह, और वो वहां तक जाके ही बाजार अटकता है। इसलिए रजत, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ये थक गया है लेकिन टूटता नहीं है मार्केट। इसलिए केवल बेचने में यही दिक्कत लगती है कि गिरेगा कब गिरेगा, गिरेगा भी कि नहीं, और बार बार ऊपर आ जाता है। संदीप आ गए हमारे साथ जुड़ते हुए। संदीप, क्या आपको उम्मीद है कि ऊपर ब्रेकआउट होगा? आफ्टरनून प्रदीप, आई थिंक उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं समझता हूँ तेजी करनी चाहिए 8750 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 8870, और मैं ट्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ। गिर भी नहीं रहा है, हालांकि रजत जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। 8830 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1-2 दिन में वो ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अगर आप ये थोड़ा ऊपर नीचे से 10-20 पॉइंट एडजस्ट करें और रेंज थोड़ी रियलिस्टिक बनाए जो कि हिट होती हो, तो मुझे लगता है इंट्राडे में आप हर रोज पैसे बना सकते हैं। तो क्यों वेट करें कि कोई ब्रेकआउट हो या ना हो? ये ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है? पैसे बनाने हैं तो रजत। आप मुझसे पूछ रहे जी। नहीं, हम अभी तो आपको सेल करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये मुझको लगता है कि एक बार ये नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। हम तो आपको 8,810 में ही बेचने के लिए बोल रहा हूँ, हम नहीं बोल रहे कि वहां जाए तब बेचिए। तो यहां से बेचिए और 40-50 पॉइंट नीचे कवर कीजिए हर रोज। आप देखिए, ये स्ट्रैटेजी हो गई है कि शुरुआत में गिरता है फिर रिकवर हो जाता है। तो सुबह सुबह खुलने के साथ आप बेच सकते हैं, या अभी रिकवरी में बेच सकते हैं जैसे कि रजत कह रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको 100 पॉइंट मिलेगा यहां से, ये जरूरी नहीं है, पर 50-60 पॉइंट हर रोज मिल रहे हैं और इसी दायरे में बाजार घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप, इस बीच नेटको फार्मा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है इस समय का, क्योंकि नंबर्स आ चुके हैं और मुनाफा देखिए 195 करोड़ का, हमारा अनुमान था 83 करोड़ पर यह फिगर आएगा। आय जो है 680 करोड़ पर आई है, हम उम्मीद कर रहे थे 450 करोड़ की। एबिटा लेवल पर भी काफी बढ़िया प्ले, 260 करोड़ का एबिटा, और मार्जिन 40.5% पर हैं। इन नंबर्स पर आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि कंपनी ने कहा है कि ग्रोथ जो आई है ये ऑस्टेला मीवीर सेल से आई है, जो यूएस मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इंक्लूड जो मार्केटिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सो देखिए, नाटको एक ऐसी कंपनी रही है जिसको ऑन्कोलॉजी वाले क्षेत्र में सरकार ने भी एक पॉजिटिव जो आया था, चुकादा आया था कि इनका जो झगड़ा था एमएनसी कंपनीज के साथ, उसमें इनको पेटेंट्स के इशू में इनको फेवरेबल रूलिंग आई। उसके बाद से अगर आप देखें तो इन्होंने जो अपना मार्केटिंग का जो एफर्ट है उसको जो पेंडिंग रखा हुआ था, साझेदारी तो काफी समय से थी, उसके बाद उसको एक्सपैंड किया है। और ये रेवेन्यू रिकग्निशन की जो एक्सप्लेनेशन आई है, दिस विल कंटिन्यू टू लीड अ लॉट ऑफ वेट टू द पीएनएल। मतलब पीएनएल पे आपको इसका फायदा बहुत अच्छा खासा दिखना शुरू होगा। तो मुझे लगता है एक वापस ये उस जोन में आ गया है जहां पे ये काफी हद तक यूएस के मार्केट से इंसुलेटेड है, और ग्लोबल बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट जिसको कहते हैं वहां भी इनकी अच्छी खासी बिछात है। और सेम चीज यूनिकेम लैब्स में भी है अच्छा। सो दैट इज द अदर स्टॉक जो इससे बहुत, ऑफकोर्स दोनों के सेगमेंट अलग है, बट ये दोनों उस टाइप की प्रोफाइल वाली कंपनी है। तो आजकल इस टाइप की कंपनी ज्यादा चलेंगी, नॉट आपके सन फार्मा और लुपिन, डीआरएल, जो मेन लाइन कंपनीज हैं जो बड़ी है, जिनके साथ एमएनसीज को झगड़ा ज्यादा होता है। तो अब जब तो यूएस एफडीए के नए हेड आने की बात हो रही है तो काफी नए रेगुलेशंस भी आएंगे, तो उसके बाद एनवायरमेंट देखा जाएगा। बट अभी तो ये छोटी कंपनीज जो है ये फायदे में रहेंगी, नैटको इंक्लूडिंग। ओके, रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक पे नजर डालिए एक बार, और रजत इसके चार्ट देखिए, क्या लगता है?
ये फिलहाल 15 मिनट का जो चार्ट है वो तो काफी अच्छी दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी जोरदार वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ चला है ये इनका फरवरी फ्यूचर्स। अभी ऊपर में 620 हम फ्यूचर्स का लेवल बता रहा हूं आपको, 620 तक जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं अगर ये मोमेंटम बरकरार रहेगा तो। बीच देखिए, नजर डालिए, एक मुश्त मुनाफा आया है यहाँ पर 137 करोड़ का, यानी वन टाइम जो कहते हैं वो। उसके बाद अगर आप देखें फाइनली आमदनी 177 करोड़ से बढ़कर 265 करोड़, तो ये तो अच्छा है। मवाना शुगर्स के नतीजे काफी जबरदस्त दिखाई देते हैं। स्टॉक पे नजर डालिए, तेज उछाल 7% ऊपर, अब आपको ये नजर आएगा, उम्मीद के मुताबिक ही होगा ये, क्योंकि नतीजे काफी शानदार है। मुनाफे पे हालांकि वन टाइम मुनाफे का असर है, 9 करोड़ के घाटे के मुकाबले 363 करोड़ पे आया है, और अगर आप 363 में से 337 करोड़ के आसपास का मुनाफा निकाल भी दे फिर भी अच्छा लगता है। प्रकाश जी, शुगर में पृथ्वी ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये इतने इनकंसिस्टेंट लगने लगते हैं कि हमने 2 क्वार्टर पहले जो देखे और आज जो दिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मवाना के शुगर में कोई मुझे डाउट है या ऐसा कुछ है, बट ये वन ऑफ चीजें जो जब आती है, इन्वेंट्री गेन्स जैसे आ गए या कोई पर्टिकुलर एसेट को मोनेटाइज किया उसकी वजह से आ गए, तो उससे आगे की चाल थोड़ी सी एनालाइज करना या प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा मैंने कहा है शुगर में आप बड़े नाम जो हैं उनके साथ बेशक रहें। और प्रकाश, इस बीच टाटा मोटर्स का प्रॉफिट आ गया है 112 करोड़ पर, ये इनफैक्ट आया है। मेरे ख्याल में उन कंसोलिडेटेड नंबर्स पर नजर रखनी चाहिए। कंसोलिडेटेड इनकम 68,541 करोड़, ये फिलहाल वो नंबर आता हुआ। स्टॉक सुबह से कमजोर था। कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो आय है वो 68,541 करोड़ पर है, और यहाँ पर आय 112 करोड़ पर दिखाई दे रही है। ये फिलहाल अपडेट आता हुआ। आपकी क्या क्विक एनालिसिस? आई डोंट थिंक ये नंबर्स कोई किसी को भी पसंद ज्यादा आएंगे, क्योंकि हम सिर्फ सेल्स नंबर अच्छे आते जा रहे हैं वो देखते आए हैं। पिछले 3 महीने में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, और खास करके अमेरिकन मार्केट में इनका जो देखिए JLR के मार्जिन काफी कमजोर है। हाँ, वही इन्होंने बेचना 9.5 टॉप लाइन के पीछे इन्होंने जो नए गाड़ी जो F Pace इन्होंने जो जैगवार की साइड लॉन्च की, नंबर वहां से आ रहे हैं, और वो बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। इनका जो मेन स्टेप बिजनेस है लैंड रोवर का है, जो बड़ी गाड़ी है, जहां 1 करोड़ की जो हिंदुस्तान में गाड़ी है, जबकि वो 40 लाख की है जैगवार की जो इन्होंने लॉन्च की है। और नए मार्केट में डिस्काउंट्स और ये डीलरशिप डिस्काउंट्स और प्रमोशनल एक्सपेंस इतना ज्यादा रहता है कि मार्जिन मेंटेन करना टफ है। तो आई थिंक फाइनली टाटा मोटर के जो अच्छे दिन दिखे हैं कहीं ना कहीं थोड़े रुकावट बन रहेंगे। और डोमेस्टिक सेल्स में भी, सीवी सेल्स में इनको मार अच्छा खासा पड़ा है, क्योंकि अशोक लेलैंड ने वो मार्केट शेयर जो ग्रो किया, आइशर ने जो ग्रो किया, वो इनकी कॉस्ट पे हुआ है। तो ये जो सारा सिलसिला टाटा मोटर्स के टॉप पे जो चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उसका असर आपको 6 महीने बाद दिखता है, 3-6 महीने बाद, और वो मुझे लगता है नंबर्स में दिखेगा। डोमेस्टिक बिजनेस में तो वो फॉरेक्स एडवांटेज इनको जरूर मिला, क्योंकि पाउंड आपका डिप्रिशिएट हुआ है, तो ये पाउंड में डिनोमिनेट करते हैं JLR सेल्स, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा होगा जब हम इंटरनल्स देखेंगे। बट आई थिंक मार्जिन्स विल प्रोबब्ली बी अंडर 10% एबिटा लेवल पे, विच इज नॉट वेरी 9.5 पे है, क्योंकि ड्राइविंग फैक्टर JLR ही था, और वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट लग रही है हाथ का। कितना टूट सकता है काउंटर? वैसे भी 500 के नीचे अब आ गया है। इसका जो जेन्युइनली अगर आप देखें तो इसका वैल्यूएशन 420 to 440 की जो जोन है वहां पे अभी के स्टेटस के हिसाब से है, क्योंकि आगे कोई इतना बड़ा ट्रिगर है नहीं जो रेवेन्यू को चेंज कर पाए। इनके इंक्रीमेंटली इनकी थोड़ी बहुत गाड़ियां जो एंट्री लेवल जो सिडान्स बिक्री है, उसके अलावा कोई इतना मेजर चेंज आया नहीं। तो जो बड़े बिजनेस के पार्ट्स हैं इनके, सीवी वाला जो है, या JLR में कोई चाइना वाइना से जो आना था जो बिजनेस, वो नहीं आया। तो कुछ मुझे नहीं लगता ये 450 के ऊपर भी बहुत ज्यादा टिक पाएगा। इनफैक्ट धीरे धीरे करके इसमें इरोजन ही होगा आगे चल के इन नंबरों के बाद। ओके, लेकिन फिलहाल करीब 3.25% की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए टाटा मोटर्स का शेयर दिन के निचले स्तरों पे ही है, 490 के आसपास। रजत, चार्ट्स क्या कहते हैं? ये स्टॉक देखिए धीरे धीरे आउट परफॉर्मर होने लगा था। प्रदीप, इसके चार्ट ये बता रहे हैं कि डाउन ट्रेंड इसमें जारी है। आप डेली चार्ट देखेंगे तो ऊपर में 555 के आसपास में टॉप बनाने के बाद में ये नीचे की तरफ जा रहा है। अभी फिलहाल
मुझको जो समझ में आ रहा है कि ये जो प्रकाश ने कह रहे थे कि 450 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं, वो मुझको लगता है एक बार 480 के आसपास थोड़ी सी सपोर्ट आ सकता है। उस सपोर्ट को तोड़ने के बाद में फिर 460 से लेके 454 तक नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं और ये नीचे जाएगा, ऐसे ही इंडिकेशन चार्ट में भी क्लियरली मिल रहे हैं। ओके, तो डीपर करेक्शन की ओर और स्थिति बिगड़ती हुई, इनफैक्ट सुबह से इस स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था और अब भी हम देख रहे हैं ये 490 के नीचे ट्रेड करता हुआ, तो प्रेशर बरकरार है। और आप देखेंगे टाटा मोटर्स का डीवीआर भी पिटता हुआ, ये तो 303 पर आ चुका है, 4% का नुकसान यहां पर भी। रजत, इधर भी आपको लग रहा है डीपर करेक्टिव मूव आएगा तो क्या लेवल होगा, ऐसे भी क्या बेचकर चले? अब टाटा मोटर्स डीवीआर का बात कर रहे हैं। हाँ, डीवीआर देखिए 288 तक जाने की दिखता है। 288 तक के टारगेट आपको यहां पर टाटा मोटर्स के डीवीआर में नजर आते हैं। तो एक अच्छा खासा करेक्शन के मूड में रहा है और गिरावट थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 7.7%, तो आप 10% की बात कर रहे थे, 7.5% पर। तो वही जो बाकी का इनका जो बिजनेस जो है वो सिर्फ सेल्स बढ़ रहे हैं उसमें, लेकिन कोई मुनाफा वैसा वाला हुआ नहीं, तो वही असर है। और मुझे वही जब मैं समझा रहा था कि इस स्टॉक को चलने के लिए बहुत जो कस्मकश करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि थोड़े एक दो अच्छे नंबर्स आ गए मंथली तो हो गया। ये मारुति नहीं है कि आपकी सभी चीजें चल रही हैं और कहीं आपको डैमेज नहीं हो रहा है। इनका दो जगह डैमेज होता है, एक जगह अच्छा चलता है, तो फिर वो असर आपको स्टॉक में कहीं ना कहीं दिखनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये असर आप फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। इतना जिस तरह से दबाव बना है कंसोलिडेटेड नतीजे आने के बाद, फिर से मुझे लगता है कि एक और प्रेशर बनता हुआ फिलहाल टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर पे। आगे बढ़े इस बीच कुछ और स्टॉक्स। आज बाजार बंद होने का समय अब धीरे धीरे करीब आता हुआ, मुश्किल से 15 मिनट के वक्त बाकी हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जहां पर हलचल देखने को मिल रही हो, आईसीआईसीआई बैंक धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और इसने निफ्टी बैंक को भी जरूर सहारा दिया है और निफ्टी में भी जिस तरह से सुधार दिखा है, इसके चार्ट्स देखते हुए क्या लगता है आपको वागले साहब, यहां पर एक ट्रेड लेंगे? प्रदीप, आईसीआईसीआई बैंक आपने कहा, प्रदीप आप आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं? जी वागले साहब, आईसीआईसीआई बैंक की ही बात कर रहे हैं। जी, थोड़ा सा अपसाइड दिखता है बट इतना कोई पॉजिटिव व्यू नहीं है। मार्केट के साथ चलेगा या हल्का सा आउट परफॉर्म करेगा। करंटली 285 286 है, मेरा लगभग 290 291 का व्यू है। सो मे बी डे ट्रेड वगैरह ले सकते हैं फॉर 2% अपसाइड। बड़ी मूव इसमें तब आएगी जब 93 के ऊपर क्लोज होगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, फिर 305 308 का व्यू बैठता है। बट फिलहाल मैं 93 के उधर थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। यूको बैंक एक और सरकारी बैंक यहाँ पर इस बार नजर डाली है जिसमें काफी तेज उछाल आया है पिछले कुछ मिनटों के अंदर। देखते देखते 2.25% और ये बढ़ा है और दिन के हाईस पे हालांकि वॉल्यूम सुबह से काफी कम नजर आ रहे थे। यूको बैंक, रजत आपको कैसा लगता है? रजत, उससे पहले सन फार्मा के नंबर्स आ चुके हैं तो उस पर नजर डाल लेते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 1472 करोड़ का यहां पर मुनाफा देखने को मिला है। ये फिलहाल सन फार्मा का नंबर है 1472 करोड़। हम उम्मीद कर रहे थे 1800 करोड़ के आसपास का फिगर देखने को मिलेगा, तो वहां पर एक मिस जरूर है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि रेवेन्यू की क्या अपेक्षा थी, 7905 करोड़, 7912 करोड़, तो रेवेन्यू इन लाइन है, लेकिन प्रॉफिट पर आया है प्रेशर। ये उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है और स्टॉक भी करीब करीब 1% नीचे। मार्जिन हमारा अनुमान है कुछ ग्रो करेंगे, 33% के मार्जिन की उम्मीद है, लेकिन इस प्रॉफिट को देखकर वो पॉसिबल नहीं। 31 परसेंटेज पॉइंट के आसपास यहाँ पर भी मिस करते हुए और स्टॉक आप देखिए कमजोर हो रहा है। प्रकाश, हम कुछ पहले ही समय बात कर रहे थे, जो बड़ी कंपनीज हैं उन पे जो दबाव यूएस मार्केट के इसका स्लो डाउन का, यूएस एफडीए का जो पूरा असर जो है आपको ये इस तिमाही में भी दिख गया। यही चीज लुपिन के साथ हुई थी जब हमने गोवा फैसिलिटी में देखा था कि 2 क्वार्टर तक असर झेलना पड़ा। यही चीज हमने डॉक्टर रेड्डीज में देखी। तो इन सब बड़ी कंपनीज में जब इस टाइप के हलचल होती है तो उसका असर थोड़ा लंबा रहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यूएस एफडीए ने क्लियर चिट दे दी, आईआर आ गया, अब स्टॉक लेने लायक हो गया, ऐसा होता नहीं है अक्सर। तो ये असर जो आपको दिख रही है ग्लीवेक, कोई भी उनके ब्लॉकबस्टर ड्रग्स जो है वो सक्सेसफुली बिके नहीं होंगे और वो असर आपको जब दिख रही है। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा सन फार्मा एट अ लोअर लेवल लोगों को अट्रैक्टिव इसलिए भी लगेगा प्रदीप जी कि
अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ड्रग पॉलिसी में लोकल मैन्युफैक्चरर की तरफ झुकाव दिया, यूएस में मैन्युफैक्चर की तरफ, तो सबसे फायदा इनको बड़ा होगा क्योंकि इनका यूनिट टैरो का वहां पे है। सो एक लेवल पे बाइंग भी आ जाएगी, तो हो सकता है गिरावट इतनी डीप ना आए इस पर्टिकुलर काउंटर में। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, वीक हैंड्स हैं, वो लोग यहां से शायद निकल जाएं। बट आई थिंक फंडामेंटली थोड़ा लॉन्ग टर्म बाइंग जो है वो वैल्यू दिखेगा इसमें नीचे करीब 625 630 इज अ वेरी गुड जोन टू एड अप। चलिए, मार्जिन्स पर मिस है, प्रॉफिट पर दबाव है, एबिटा लेवल पे भी एक मिस है क्योंकि ये 2453 करोड़ के आसपास का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है और टैक्स एक्सपेंस बड़ा है। वैसे भी हम मान रहे थे कि ग्लिविक की सेल्स घटेंगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30%। मेरे ख्याल में वो फिगर्स आगे और भी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फिलहाल इंडिकेशन इन स्टॉक्स इस परफॉर्मेंस की ओर से 645 पर सन फार्मा इस समय ट्रेड कर रहा है। स्पीच आई थिंक बीटीएसटी की बारी है, तो फटाफट हमारे जानकारों की राय भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विशाल मल खान कह रहे हैं रिलायंस इंफ्रा खरीद रहे, 595 का टारगेट, 550 का स्टॉप लॉस। आइडिया में भी तेजी की कॉल है, 118 का टारगेट, 107 का स्टॉप लॉस इसमें। जय ठक्कर शेर खान के सनफार्मा पे बाई कॉल दे रहे हैं, 653 के स्टॉप लॉस, 678 के टारगेट के साथ। और अपोलो टायर्स पे भी इनका बाई कॉल है, 173 50 के स्टॉप लॉस और 182 के टारगेट के साथ। वागले साहब, आप क्या कहते हैं? प्रदीप, मेरे दोनों बीटीएसटी होंगे। पहला होगा गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 491.50 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 504। दूसरा होगा रिलायंस इंफ्रा, जिसमें स्टॉप लॉस होगा 558, टारगेट होगा 595। रजत, आप पहले अपना बीटीएसटी स्टॉक बताइए। बीटीएसटी स्टॉक देखिए, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स 112 के आसपास चल रहा है, ये 108 के स्टॉप लॉस लगाइए, 115 और 117। ओके, पहला तो ये हो गया, अब दूसरा क्या मांगते हैं? दूसरा स्टॉक आपसे, अब आज वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइन डे पे आपने कोई स्टॉक चुना हो? क्या कोई चॉकलेट कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी है, कौन सी कंपनी है? देखिए, चॉकलेट ज्वेलरी तो नहीं चुना है, हम दारू की स्टॉक चुना है। अगर वो आपको पसंद है, हम तो ये एक्चुअली बीटीएसटी के रूप में सोचा था लगा, लेकिन इसको वैलेंटाइन के रूप में लेंगे तो ठीक है। तो क्या टारगेट दे रहे हैं आप इस पर? 2300 के नीचे स्टॉप लगाइए, 2409 और 2445, ये दोनों टारगेट मान के चलिए। ओके, तो ये आपने ये भी फटाफट रिटर्न वाला ही स्टॉक दिया है कि आज इस स्टॉक पे ट्रेड करिए तो कल तक वैलेंटाइन गिफ्ट पे जो खर्च किया होगा वो रिकवर हो जाए। इस उम्मीद में आप यहाँ पे बेट कर सकते हैं। प्रकाश, आप भी कुछ चुन रहे हैं वैलेंटाइन डे पे? हाँ, मैंने इतनी जल्दी असर वाली चीज नहीं ढूंढी है। वैलेंटाइन में जो प्यार का इजहार है वो थोड़ा लंबा हो, वैसे ही अपेक्षा से किया है। तो वीआईपी इंडस्ट्री आज ही नंबर भी आए कोइंसिडेंटली, ये नहीं मैंने सोचा था कि इसको इसलिए सिर्फ नंबर्स के बलबूते चुनेंगे। वीआईपी में जो इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि इन्होंने कंसोलिडेशन जो इंडस्ट्री में आया, इन्होंने कई ब्रांड्स लेके अपने फोल्ड में किए, अभी भी अलग अलग नाम से ही बिकते हैं, लेकिन जो अब इनका पेनिट्रेशन जो था, जो सीएसडी में जो वीक हो गया था, वो वापस रिस्टोर पिछले साल हुआ है। दूसरा, इन्होंने बहुत क्वाइटली लास्ट एक साल में प्राइस पॉइंट्स इनके जो है वो उसकी रेंज बहुत बढ़ा दिए। पहले वीआईपी आप देखते थे स्काई बैग की, जब इन्होंने लॉन्च की तो सिर्फ ट्रॉलीज में आता था। आज वो रक्सैक, हैवरसैक्स, बैकपैक, स्कूल बैग्स, आप कोई भी चीज जो जिसमें सामान डाल सकते हैं, अगर देखें एक छोटे डिब्बे से लेके एक बड़े सूटकेस के, तो उनकी रेंज पूरी हो गई है। ये इस टाइप का जब कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज होता है तब उसकी री रेटिंग धीरे धीरे शुरुआत उसकी होती है। अर्निंग्स में ऑलरेडी हम देख रहे हैं डीमोनेटाइजेशन के असर होते हुए भी कहीं ऐसी कोई आंच आई नहीं। ऑफकोर्स मजाक आज ये भी सुबह हो रहा था कि लोग नोट यहां से वहां जब ले गए तो सूटकेस बहुत यूज होंगे, बट पॉइंट इज कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो फायदा होता है वो अब इनको होने लगा है अनऑर्गेनाइज अनब्रांडेड प्रोडक्ट से। तो पहले आदमी सूटकेस लेके आता था और कोई नाम नहीं ध्यान इतना दिया जाता था, अब वो पर्टिकुलर ब्रांड कॉन्शियसनेस, और टुडे इट्स अवेलेबल। 2000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, पी मल्टीपल भी अगर आप देखें टीटीएम बेसिस पे, ट्रेलिंग बेसिस पे, तो ये इंडस्ट्री से कम है।
तो आई थिंक इट्स क्वाइट साउंड। DIIs ने इसमें लास्ट क्वार्टर में इनफैक्ट आज मैं देख रहा था नंबर्स तो 21% के ऊपर अब होल्डिंग हो चुकी है, जो पहले 19 के करीब थी। तो इंक्रीमेंटली इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल से भी आना शुरू हुआ है। तो आज के वैलेंटाइन के दिन से अगले वैलेंटाइन तक आई एम श्योर इसमें काफी आपको गिफ्ट्स रखने की गुंजाइश बन जाएगी अगर इसको लेके रखेंगे तो। चले, तो ये फिलहाल आप कह रहे हैं कि एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। कितना? नहीं, मतलब आई वुड बिलीव इट विल नाउ ग्रो एट एटलीस्ट 30% CAGR एटलीस्ट सेल्स में। तो उसका असर जो है वो आपको इसमें भी अच्छा खासा स्टॉक पे दिख रहा है। हो सकता है 190 के करीब भी आप टारगेट ले सकते हैं। इस बीच एक दो स्टॉक्स हैं जो निचले लेवल से रिकवर करें। प्रदीप ने ICICI बैंक की बात की थी, लेकिन अगर आप देखें हिंडाल्को और भेल दोनों में खरीदारी होती हुई आधा % का मूव देखने को मिला है, लेकिन हिंडाल्को में थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ रहा है। वागले साहब, क्या सलाह होगी आपकी इन दोनों स्टॉक्स पे, लेके जाएंगे क्या? हर्षदा, नहीं, मुझे इतनी स्ट्रेंथ हिंडाल्को में दिख नहीं रही है। मैं हिंडाल्को तब लूंगा जब ये 190 ब्रेक करेगा। करंटली 187, 188 है। दूसरा कौन सा स्टॉक था हर्षदा? भेल, BHEL जी। BHEL में व्यू पॉजिटिव है। लगता है ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जो कि 158 है, ये ब्रेक करने की तैयारी है। तो मैं इसमें एक चांस लेना चाहूंगा। किसी को कंफर्मेशन चाहिए तो 158 के ऊपर ही ले, या कल मॉर्निंग में ले, और फिर ये 163, 164 की तरफ इंट्राडे मूव दे सकता है। फोर्टिस हेल्थकेयर इस बीच एक स्टॉक अगर आप देखें काफी अच्छे तगड़े वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है दिन के हाइस पे। रजत, क्या लगता है? फोर्टिस इसमें तो मूवमेंट अच्छी दिया है। 195 के ऊपर सस्टेन करने से फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 202 इस लेवल पे 200 से लेके 203 के बीच में इसमें रेजिस्टेंस आने की पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल काफी मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। इस लेवल पे नया खरीदारी मत कीजिए। अगर होल्ड कर रहे हैं तो 188 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए नतीजों का जो झटका लगा है, स्टॉक के बुरे हाल हैं। 5% नीचे है शेयर 479 पर, और टाटा मोटर्स DVR पर भी हमारी नजर गई। अब ये 300 को तोड़ चुका है, 293 के लेवल्स आ गए हैं। 7.5% का नुकसान बनता दिखाई दे रहा है। रजत, कुछ देर पहले बोल रहे थे कि 280 को भी टेस्ट करेगा, उसी तरफ तेजी से गिरा है। संदीप, आप भी बताइए, टाटा मोटर्स DVR अगर इस समय कोई शॉर्ट करता है, पैसे बनेंगे? मुझे लगता है गैप डाउन ओपन होगा हर्षदा। टाटा मोटर्स मुझे लगता है 460 की तरफ की मूव की शुरुआत है। कोई भी मूव 483, 484, 485 की तरफ अप मूव मिलता है तो उसमें बेच के चले। 490 के स्टॉप लॉस से 460 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स मैं बेच के जाऊंगा। यस, चलिए, तो ये एक शेयर है जिसमें आज बिकवाली डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि आगे भी बिकवाली का प्रेशर गहराएगा। नतीजे खराब रहे, मुनाफा महज कंसोलिडेटेड बेसिस पर 112 करोड़ पर आया और मिस रहा है। JLR की परफॉर्मेंस बिगड़ी है, खराब रही है, और उसी का झटका लगता हुआ, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर मार्जिन 10% क्या 7.5% पर आए हैं। यही वजह है कि स्टॉक को डंप किया जा रहा है इस समय। दूसरी तरफ सन फार्मा के नंबर्स आए और ये स्टॉक इनिशियली कुछ फिसला था, अब महज आई थिंक 0.31% की गिरावट रह गई है। तो इतना ही टूटा नहीं। वही मैं कह रहा था, इसमें बाइंग आना शुरू हो जाएगी क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। तो आज का ट्रिगर एक हो गया, तो कल शायद ये गैप अप खुल जाए इंस्पाइट ऑफ दीज नंबर्स, क्योंकि जो बड़े ऑर्डर्स आने हैं जो प्री सेट ऑर्डर्स हैं वो तो कल ही आएंगे। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई गिरावट की बहुत गुंजाइश है। तो अगर कोई खरीद के जाता है, क्या लेवल्स आगे दिखाई दे सकते हैं सन फार्मा पे? रजत, देखिए, सन फार्मा स्टॉक इटसेल्फ, हम फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, 690 से लेकर 720 इसके लिए काफी महत्वपूर्ण सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन को पार करने के बाद में इसमें सस्टेनेबल रैली आप देख सकते हैं। फिलहाल आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी अगर मोमेंटम बरकरार रहेगा तो 675 से लेकर 690 ये रेंज को एक बार दोबारा टेस्ट करेगा। ओके। और इन सारे नतीजों के बीच रजत, आपके निफ्टी शॉर्ट पे भी 20 पॉइंट तो बन ही चुके हैं, 8790 पर आ गया है निफ्टी। इस बीच कमजोर होते हुए टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR तो काफी गिरे हैं। इसके अलावा और भी कुछ खास स्टॉक्स जिन्होंने आज बाजार को कमजोर किया, ऑयल और मेटल, ये साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। क्या यहां पे कोई शॉर्ट देखते हैं रजत आप?
नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी आज ऑलरेडी काफी गिर चुका है। इस लेवल पे शॉर्ट देने को ये नहीं होता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो इसमें मैं अवॉइड करूंगा। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि लास्ट ट्यूसडे आपने एक स्ट्रैडल का बात किया था, 8700 कॉल बेचिए और 8500 का पुट बेचिए, उसमें 195 रुपया मिल रहा था। आज के दिन अभी अगर आप देखेंगे तो उसमें करीबन 145 रुपया अभी दोनों मिला के भाव है। कोई चाहे तो अभी पुट उसको कवर कर ले सकता है, क्योंकि पुट का भाव 10 से भी नीचे चला गया। और ये जो कॉल है इसको खड़ा रखिए, क्योंकि एक बार 8700 के आसपास में निफ्टी अगर पहुंच जाता है, एक बार 8720 8700 को टेस्ट करने के टाइम में उसको आप कवर करके जा सकते हैं। फेयर इनफ। लेकिन आप ऑयल एंड गैस की बात कर रहे थे प्रदीप, बीपीएचपी सबसे ज्यादा टूटे हैं और उसके सामने आरआईएल, गेल, ओएनजीसी में खरीदारी हुई है। इसमें वागले साहब, अगर कोई एक तेजी एक मंदी का ट्रेड अभी भी लिया जाए, कुछ सुझाएंगे? हर्षदा, मुझे आरआईएल भी अच्छा लगता है और गेल तो मेरा बीटीएसटी है। इनफैक्ट गेल में एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। मुझे लगता है कल तो मॉर्निंग में हमको 1 या 2% तो अपसाइड मिलना चाहिए, लेकिन अगर पोजिशनल व्यू भी लेते हैं तो मुझे लगता है 515, 520 अगले कुछ 4 या 5 दिनों में ये स्टॉक जा सकता है। उसके बाद में मंदी का तो मेरा व्यू नहीं है। आरआईएल में भी एक फ्रेश अपनी मुझे चालू होने की लक्षण दिख रहे हैं। 1080, 1090 की तरफ की मुँह है, 3 से 4% अपसाइड यहाँ से मुझे दिखता है अगले कुछ दिनों में। ओके, लेकिन ऑयल के मुकाबले क्या गैस स्टॉक्स पे ज्यादा अच्छे पैसे बनेंगे, ऐसा लगता है प्रकाश आपको? देखिए, ऑयल में जो ओएमसीज का जो अच्छे दिन वाला जो फेज था वो थोड़ा सा खत्म होने की तैयारी में है। वो लेकिन अच्छे नतीजे के बाद भी डाउनग्रेड है। हाँ, क्योंकि अब आगे चल के तो कोई अपसाइड ऐसी लग नहीं रही कि झटके से तेल का भाव क्रूड का गिर जाएगा और इनको मार्जिन वापस मिलेंगे। समय कम से यही बोलना चाहूंगा कि गैस इज द न्यू फोकस एरिया। सरकार का पूरा झुकाव उस पर है और गैस अथॉरिटी, आज सुबह भी मैंने अपनी सिस्टर चैनल पे डिस्कस हम कर रहे थे कि सबसे अंडर डिस्कवर्ड स्टॉक यही है। आप एलएनजी सस्ता कर रहे हैं, आप आईजीएल को बोल रहे हैं हर जगह बेचो, लोगों को कह रहे हैं ये कंपलसरी यूज करो, तो जो ट्रांसपोर्टर है जिसने पाइपलाइन डाली हुई है इतनी बड़ी, उसको सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए और वो अभी तक हुआ नहीं है। तो री रेटिंग तो हुई नहीं है गैस अथॉरिटी की, तो अब जब नंबर आएंगे सब होगा तब देखना शुरू होगा। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली, आई एग्री विद संदीप, ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है, अभी भी अच्छी खासी अपसाइड देने की। अच्छा रजत, आपने क्या 288 कहा था या 280 कहा था टाटा मोटर्स पर? टाटा मोटर्स डीवीआर पे 288 कहा था, टाटा मोटर पे 480 और 400। टाटा मोटर्स 288.50 पर आ गया है। अब अगला टारगेट बताइए नीचे का। अभी अगला टारगेट देखिए, जैसा प्रकाश ने कहा है, वो 460 से लेके 454 इस लेवल पे टाटा मोटर्स जा सकता है और ये 288 तोड़ने से 280 से लेके 278 के आसपास जा सकता है। बट जो आज के दिन इसको शॉर्ट किया, एटलीस्ट पार्टली कवर करके जाइए, क्योंकि आधा घंटा में इतना अच्छा मुनाफा जब मिल रहा है, कुछ तो घर कर लेना चाहिए। तो फिलहाल मुनाफा लीजिए शॉर्ट पे, फिर देखेंगे अगर और यहाँ पर डाउन ट्रेंड आगे बढ़ता है या गैप डाउन होता है, जैसी उम्मीद संदीप वागले कर रहे थे। फिलहाल बाजार बंद होने के करीब आखिरी मिनट बाकी है और आज के ट्रेड में अगर आप देखें, सबसे ज्यादा मंदी होती हुई नजर आई टाटा मोटर्स, डीबीआर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी और कॉनकॉर नतीजे के बाद ये भी कमजोर होता हुआ आज के दिन नजर आया है। तो मेटल, ऑयल और उसके बाद टाटा मोटर्स में तो खैर गिरावट आई है। ये खास तौर पे आज कमजोर होने वाले सेक्टर्स नजर आ रहे हैं। 87-85 के करीब निफ्टी अब, यानी पिछले आधे घंटे में 25 पॉइंट का मुनाफा शॉर्ट करके मिल चुका है। अब क्लियरली प्रदीप, और आप देखेंगे दिग्गजों ने ही पूरा मूड जो है फिर से बिगाड़ा है। टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स टॉप लूजर था। इसके अलावा आप देखेंगे ऑटो कंपनी में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो सुबह में प्रेशर में थे। मारुति देखिए 1.5% की गिरावट पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक वीक पिकेट है। बीपीसीएल में आज हमने देखा एक सेल साइड की पोजीशन काफी एक्टिव होती हुई दिखाई दी। अल्ट्राटेक, एसीसी ये दूसरे लूजर्स थे। एचयूएल में कल यहाँ पर याद होगा आपको कुछ खरीदारी आ रही थी आखिरी मिनटों में, वो स्थिति आज नहीं है। 1.5% की गिरावट पर यह फाइनली क्लोज होता हुआ और 72 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स, 54 अंकों की गिरावट सेंसेक्स पर। और निफ्टी जो पिछले कुछ दिनों में एकदम 8800 के पास जाकर टिक रहा था, 8782 पर आ चुका है। तो ये स्थिति अब बाजार की आपकी स्क्रीन पर आई है और बैंक निफ्टी भी एकदम फ्लैट, एकदम सपाट। प्रकाश, क्या आपको लग रहा है थोड़ी सी सेलिंग और गहरा सकती है आगे? स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग जिस टाइप की आज देख रहे हैं वैसी ही है और वो चलती रहेगी, पर निफ्टी
कहाँ जाके टिकता है वो कहना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि 2 चीज गिरती हैं 2 4 चलती हैं, तो आई वुड नॉट हैजर्ड अ गेस वहां पे। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिकली अब पूरी तरह से रिजल्ट और उसका जो है, क्योंकि आज आपके पास और कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई और ट्रिगर है नहीं, तो आप सिर्फ रिजल्ट्स को ही देखेंगे। और रिजल्ट्स को देख के जो पहले दिन होता है वो ओवर रिएक्शन होता है, जो हमने अक्सर देखा, और उसके बाद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये कुछ नंबर जो सो कॉल्ड खराब लग रहे थे, जैसे सन फार्मा और सर, ये थोड़े बहुत पॉजिटिव भी हो जाए तो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट सीरीज अभी भी जिसको कहते हैं अनडिसाइडेड सी है, तो कोई ज्यादा वो हुआ नहीं है, हाफ पे मार्क पे है। बट ये प्रॉफिट बुकिंग काउंटर स्पेसिफिक रहेगी, और सेम वे बाइंग भी जो है वो बहुत काउंटर स्पेसिफिक रहेगी। तो इंडेक्स की जगह स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश कीजिए, वही आपको अच्छा मुनाफा देंगे, ये राय उभर कर आती हुई। शुक्रिया प्रकाश आपका, संदीप वागले और रजत बोस, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आइए देखते हैं आज स्टॉक 2020 के रिजल्ट। आज हमारे दोनों कैप्टन्स के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर, कल आपको याद होगा टक्कर का मुकाबला था, मेरे ख्याल में क्या इक्वल कमाई हुई थी, टाई हुआ था 2.82% के रिटर्न्स के साथ। लेकिन नीरज ने आज बाजी मारी है और 2.16% के रिटर्न्स हेमंत ने कमाए हैं। नीरज की टीम में कई ऐसे शेयर थे जो आज के आउट परफॉर्मर्स है। सीएनसी कंस्ट्रक्शन अच्छे नतीजों पर स्टॉक भागा 9%। पिट्टी लैमिनेशन नंबर्स का इम्पैक्ट 6% ऊपर। एमएमटीसी में 5% की तेजी, जैकॉप में भी 4.5% का उछाल। हेमंत की टीम भी देख लेते हैं। वीआईपी नंबर्स के बल पर 7% ऊपर आज। एसजेवीएन में 5% की तेजी, बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स और सन टीवी भी इस टीम का हिस्सा। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे बाजार का पूरा रिकैप आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार।